Okay, so hello everyone. Here Prajakta and we are studying Samhita Adyan फर्स्ट ईयर ऑफ बीएमएस। उसमें भी हम जो है वो चरक संहिता जो है हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें सूत्र स्थान 1 से लेकर 12 तक के हम चैप्टर सारे कवर करेंगे। अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1, दैट इज दीर्घ जीवितीय अध्याय। बहुत ही कंसाइज वे में, ना ज्यादा डिटेल और ना ज्यादा शॉर्ट, लेकिन बहुत ही अप्रोप्रिएट वे में हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर एनसीआईएसएम का सिलेबस दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे जो है वो ये टॉपिक जो है वो मस्ट नो के टॉपिक हैं, कुछ डियर डिजायर टू नो के टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एमसीक्यू में पूछते हैं, क्या आपको कैसे पूछेंगे, वो सब कुछ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू के लिए, तीनों के लिए, यानी कि थियोरी के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, क्योंकि इसमें से आपसे बहुत सारे एमसीक्यू पूछेंगे, एसएक्यू पूछ सकते हैं और एलएक्यू भी पूछेंगे। लेकिन क्यों ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है? आयुर्वेद का जो संहिता अध्ययन है उसमें अष्टांग और चरक दोनों का ही फर्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि दोनों ही चैप्टर जो है वो बहुत बेसिक है। अगर वो आपने वो चैप्टर्स नहीं समझे तो आपको आगे के चैप्टर्स जो है वो नहीं समझ में आएंगे। इसीलिए इन चैप्टर्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि केयरलेसली समझ रहे हो, तो फिर आगे आपको दिक्कत आ सकती है, राइट? तो ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है। होप आपको जो है वो सब कुछ समझ में आएगा, और बहुत ही मतलब कंसंट्रेशन के साथ, नोट्स के साथ लेके बैठो। तो क्या है जो इम्पोर्टेंट है, मैं एग्जाम के लिए भी बताती जाऊंगी क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, कौन सा 5 मार्क्स के लिए, कौन सा 10 मार्क्स के लिए, एमसीक्यू के लिए जो भी आने वाले हैं, उस तरीके से हम चलते जाएंगे, ठीक है। आपको राइट डाउन, नोट डाउन जो है वो करते रहना है। ओके, सबसे पहले फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, आयुर्वेद अवतरण, दैट इज जीनियोलॉजी ऑफ आयुर्वेदा। कैसे आयुर्वेदा धरती पर आया, कैसे हम पढ़ रहे हैं, आप लोग जो है वो आयुर्वेद कैसे पढ़ रहे हो, बुक्स आपके पास कैसे आई। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आयुर्वेद अवतरण जो है वो बताया हुआ है कि आयुर्वेद का ज्ञान सर्वप्रथम किसको, ब्रह्मा जी ने जो है वो स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने स्मरण किया, ब्रह्मा जी को पता था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है कहीं और से लिया है, उन्होंने स्मरण किया, ठीक है, रिकॉल किया है। उन्होंने दिया अपना ज्ञान जो है वो दक्ष प्रजापति जी को। फिर उसके बाद दक्ष प्रजापति जी ने अश्विनी कुमार से ज्ञान गया इंद्र के पास, इंद्र से गए भारद्वाज के पास, और उनके शिष्य पुनर्वसु आत्रेय, हु इज पुनर्वसु आत्रेय, जिन्होंने चरक लिखी है। यस, जिन्होंने चरक लिखी है। और फिर उनके बाद उनके जो 6 शिष्य थे, आपको इनका नाम याद रख लेना है। अग्नि, क्योंकि ये जो है वो एमसीक्यू में पूछते हैं कि कौन से जो है वो शिष्य का नाम नहीं है, ठीक है। तो अग्निवेश, भेल, ठीक है, जत्रुकर्ण, पराशर, हारेत और क्षारपाणी, ठीक है। तो ये जो है वो इनके 6 शिष्य हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अग्निवेश है। क्यों? क्योंकि हमारी जो चरक संहिता है वो जो पुनर्वसु आत्रेय जी ने लिखी थी, उनको मॉडिफाई करके अग्निवेश जी ने जो है वो आगे चरक संहिता को ये किया है, मॉडिफाई किया है। और उसके बाद जो है वो हम जो चरक संहिता पढ़ रहे हैं वो अग्निवेश द्वारा मॉडिफाइड है, राइट। तो ये जो है वो आपको आ सकता है एमसीक्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू आते ही हैं। और नहीं सिर्फ संहिता में, लेकिन पीवी में भी एमसीक्यू आ सकता है, आपको फिजियो में भी एमसीक्यू आएगा इस पे, और संहिता में तो आएगा ही। और संस्कृत, संस्कृत में जो आपका आयुर्वेद हिस्ट्री वाला पार्ट है, पेपर 2, तो उसमें से भी इसके जो है वो एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ये जो है वो सीक्वेंस वाइज, ब्रह्मा के बाद दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज याद रख लेना है, राइट। डोंट तो इसके बाद आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये 6 नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या बोला कि दीर्घ जीवितम अच्छिन भारद्वाज उपागमत, इंद्रम उग्रतपा बुद्धवा शरण्यम ईश्वरम, ठीक है। क्या मतलब है कि भारद्वाज का इंद्र के यहाँ गमन, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है वो दे रखे हैं, तो हम इसे एक बार रीड कर लेते हैं कि एक्चुअल में कैसे स्टोरी हुई है, ठीक है। तो आयुर्वेद अवतरण के इस श्लोक में भारद्वाज ऋषि की कथा वर्णन है, भारद्वाज ऋषि की कथा वर्णन है। क्यों भारद्वाज, वो देखते हैं आगे। जो दीर्घ जीवन, देखो, दीर्घ जीवन अर्थात लंबी आयु प्राप्त करने की इच्छा लेकर इंद्र के पास जाते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? दीर्घ जीवितम अध्याय। दीर्घ जीवितम अध्याय का मतलब क्या होता है? जिसकी लंबी उम्र, जिसको करने की इच्छा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर भारद्वाज जी की जो है वो लंबी उम्र पाने की इच्छा थी,
और फिर वो इंद्र के पास गए। भारद्वाज ऋषि इंद्र को शरण्यम यानी कि एक देवता मानते हैं, जो है वो उनके आने वाले, उनके सामने आने वाले को शरण देता है, इसलिए उन्हें शरण्यम कहा है। उसके कष्टों को दूर करने में समर्थ है, ठीक है, इंद्र जी। इस पृष्ठभूमि के साथ भारद्वाज ऋषि ने कठोर तपस्या की और इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, ताकि वे मानव जाति के इसे लाभकारी बना सके। इस घटना को आयुर्वेद इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि तभी से जो है वो आयुर्वेद का ज्ञान मनुष्यों तक पहुंचा था। राइट, ऋषि गए थे और ऋषि इंद्र जी से लेके आए थे। ओके। आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा कैसे रही है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। इस श्लोक में आयुर्वेद की परंपरा का पठन वर्णन किया है, जिसमें ज्ञान की पारंपरिक श्रृंखला को दर्शाया जाता है। यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा से शुरू होकर धरती पर पहुंचा। तो ये आपको देखना है कि एक्चुअल में कैसे हुआ। देखिए, ब्रह्मा द्वारा आयुर्वेद का उपदेश, ये एमसीक्यू या कहीं पर भी नहीं पूछाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए एज अ आयुर्वेद स्टूडेंट, राइट। तो ब्रह्मा द्वारा आयुर्वेद का उपदेश कैसे हुआ? तो आयुर्वेद की शुरुआत जो है वो ब्रह्मा ने की थी, ठीक है, जिनके सर्वप्रथम इस ज्ञान को धारण किया था। ब्रह्मा को आयुर्वेद का समग्र ज्ञान था, जिसे उन्होंने दक्ष प्रजापति को सिखाया। ठीक है, तो उनके पास कौन आए? फिर दक्ष प्रजापति आए। फिर दक्ष प्रजापति जी ने अश्विनी कुमारों तक ये ज्ञान पहुंचाया। तो ब्रह्मा के आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो प्राप्त किया और अश्विनी कुमारों को सिखाया, राइट। अश्विनी कुमार जो दो दिव्य चिकित्सक थे, जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान को आगे बढ़ाया। आ रही है बात समझ में? ओके। फिर अश्विनी कुमार से जो है वो अश्विनी कुमार ने अपना ज्ञान इंद्र जी को प्रदान किया। इंद्र को आयुर्वेद का विशेष ज्ञान प्राप्ति स्थल बनाया गया था, जो कि देवताओं के राजा है ना। आपको तो सबको पता ही है कि इंद्र देवताओं के राजा है। ओके। फिर महर्षि भारद्वाज जो है वो उन्होंने इंद्र के पास जाना। तो ऋषियों को सलाह लेकर महर्षि भारद्वाज, मतलब क्या है ना, जो पृथ्वी पर ऋषियों की सभा हुई थी और उनमें से फिर डिसाइड किया कि कौन जाएगा इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए। तो महर्षि भारद्वाज को जो है वो सिलेक्ट किया गया और आयुर्वेद का गहन अध्ययन के लिए इंद्र का आश्रय लिया, ठीक है। इंद्र से उन्होंने आयुर्वेद का व्यापक ज्ञान प्राप्त किया और फिर इसे मानव जाति के लिए सुलभ बनाया। आ रही बात समझ में? फिर महर्षियों का एकत्र होने का कारण, मतलब महर्षि क्यों एकत्र, मैंने आपको बताया कि उन्होंने डिस्कस किया। तो क्यों क्यों हुआ था कि पृथ्वी पर सिचुएशन क्या थी। तो श्लोकों में वर्णित घटना बताती है कि इस प्रकार ऋषियों ने मानव जाति की सहायता के लिए एकजुट होकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कैसा निर्णय? जब समाज में विभिन्न रोग प्रादुर्भूत हो गए, जो तपस्या, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य जैसे धार्मिक और सदाचारी व्रतों को न पालन करने वाले लोगों में अधिक देखे गए। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पर जो है वो सिचुएशन ऐसे हो रही थी कि बहुत सारे रोग उत्पन्न हो रहे थे। उसमें भी सबसे ज्यादा किसको हो रहे थे? जो उपवास नहीं कर रहे थे, जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, ठीक है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे थे। समझ रहे हो पढ़ाई नहीं करने पर क्या हो रहा है? हाँ। फिर तपस्या जो नहीं कर रहे थे, ठीक है, उन लोगों में रोग ज्यादा देखे गए। तो ऋषियों ने जो है वो डिसाइड किया कि उन्मूलन के लिए कुछ करने का निश्चय किया, है ना। क्या किया कि महर्षियों का समागम हिमालय के पार्श्व में हुआ। देखो, हिमालय में उन्होंने सभा बिठाई, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। उन्होंने दया और करुणा की भावना से प्रेरित होकर इस स्थल को चुना, ठीक है, दया और करुणा की भावना से इंस्पायर हुए वो, ठीक है, ताकि वो सामूहिक रूप में चिंतन कर सके और रोगों का निवारण करने का उपाय खोज सके, ठीक है। फिर वो मिले। तो अब महर्षियों की गणना कैसे हुई? तो जब वर्णन महर्षियों को उस महान सभा का, जो हिमालय के सुंदर भूभाग में एकत्रित हुई थी, इस महर्षियों में अंगीरा, अग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, ठीक है, और अन्य जो विद्वान और तपस्वी ऋषि शामिल थे। उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान, दम और नियम, ठीक है, बोलते हैं इसे यम या नियम, के निधि के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। और उनकी तपस्या की तेजी की तुलना प्रज्वलित अग्नि से की गई है। मतलब इन सब ने इन जो है वो ये कहीं ना कहीं अपने अपने काम में एक्सपर्ट थे, और तब जाकर उन्होंने जो है वो इस सभा के मुख्य उद्देश्य को लोकोपकार मतलब लोगों के लिए उपकार करने के लिए जो है इन्होंने सभा बिठाई, यानी मानवता की भलाई के लिए चर्चा करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, आयु आरोग्यस्य चतुर्वर्गे प्रधानम कारणम। क्या मतलब? कि आयुर्वेदस्य चतुर्वर्गे, मतलब जो चार वर्ग है आयुर्वेद के, ठीक है, प्रधानम कारणम, तो उसका जो है वो सबसे पहले नींव कहा कैसे रखी गई थी। देखो, रोग को धर्मादि प्राप्ति में बाधकत्वम,
ठीक है। इस श्लोक में आरोग्य के महत्व, रोगों और विषयों की गहन चर्चा की गई है। आरोग्य को धर्म अर्थ काम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आरोग्य को धर्म अर्थ काम और मोक्ष जैसे चार पुरुषार्थों को मूल बताया जाता है। देखो, आरोग्य से चतुर्वर्ग है, तो चतुर्वर्ग कौन से बोले गए हैं, ये बोले गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो है वो मेन गोल है आयुर्वेद का, उससे भी ज्यादा, ठीक है, ट्रीटमेंट से भी ज्यादा, उससे बड़ा गोल। इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य और आरोग्य ही इन चार प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने की नींव है। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ ही नहीं होगी तो आप इन गोल्स को कैसे अचीव करोगे। ये जो है वो एक ह्यूमन का उस समय में जो है वो, इस समय में भी नहीं, अभी भी एक गोल होना चाहिए कि धर्म का पालन करे, अर्थ करे, है ना, काम मतलब काम करे, और काम यानी कि ये इच्छाएं वगैरह जो है उनकी धर्म से रिलेटेड हो, और मोक्ष की प्राप्ति हो। ये जो चार गोल है, लेकिन ये कैसे अचीव होंगे, तो ये आपका स्वास्थ्य, मतलब आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, तब आप कुछ काम कर पाएंगे, राइट। तो ये इसीलिए इन लोग को फुलफिल करने के लिए, राइट। बिना स्वस्थ शरीर के व्यक्ति धर्म का पालन, अर्थ की प्राप्ति यानी धन की प्राप्ति, काम इच्छाओं की पूर्ति, मतलब जो इच्छाएं हो रही है उसकी पूर्ति, और मोक्ष की खोज नहीं कर सकता, है ना। रोग इस आरोग्य को नष्ट करने वाले और जीवन की श्रेयस यानी कि कल्याण में बाधक माने गए हैं। रोगों को प्रादुर्भाव मानव जगत में एक बड़ा अंतराय उत्पन्न करता है ना। रोगों से क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट क्रिएट होता है जो जब व्यक्ति की उन्नति और विकास में बाधा डालता है, ठीक है। ओके। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए क्या किया, महर्षि गण ध्यानस्थ हुए। ध्यान के दौरान उन्होंने दिव्य दृष्टि से यह जाना कि इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उनकी शरण में जाना उचित होगा। मतलब उन्होंने मेडिटेशन किया, और मेडिटेशन साथ में मेडिटेशन, तो साथ में मेडिटेशन करने की पावर भी बहुत ज्यादा होती है ना। अगर आपने साइंटिफिक नॉलेज थोड़ा, आपने अगर मेडिटेशन का कुछ डीप सर्च किया होगा, तो आपको पता होगा कि एक अगर व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है और उसमें सब लोग मिलकर मेडिटेशन करके एक चीज पर कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। वे मानते थे कि इंद्र रोगों की शांति का उचित और यथावत समाधान प्रदान करेंगे। तो उनको समझ में आया कि हाँ भाई, आयुर्वेद का ज्ञान किसके पास है, इंद्र के पास है। उनको पहले नहीं पता था, लेकिन मेडिटेशन से पता चला, तो अब उनके शरण में जाना सही होगा। ठीक है। अब देखो, भारद्वाज की नियुक्ति और इंद्र से वार्ता कैसे हुए, भारद्वाज की नियुक्ति कैसे हुई कि हाँ भाई भारद्वाज जाएंगे इंद्र के पास। यह जब यह निश्चित हो गया कि रोगों को शांति के उपाय के लिए इंद्र ही समर्थ हैं, तब सब महर्षियों ने निर्णय लिया कि किसे इंद्र के पास भेजा जाए, कौन जो इतना मतलब है कि इंद्र से अपना जो आयुर्वेद का ज्ञान लेकर आएगा। इस पर भारद्वाज ऋषि ने आगे आकर कहा कि वे इस कार्य के लिए तैयार हैं। ठीक है। क्योंकि उन्हें वह तपोबल है जो स्वर्ग में जाने के लिए आवश्यक है, उनके पास वो कैपेसिटी है। इस प्रकार उन्हें सभी महर्षियों ने इस कार्य के लिए चुना। ठीक है, तो सभी जो है वो एग्री कर गए। तो भारद्वाज ऋषि इंद्र के भवन में पहुंचे और उन्होंने इंद्र का जोरदार स्वागत किया। ठीक है। उन्होंने इंद्र को उनकी विजयों, शक्तियों और प्रशंसा की, मतलब उनकी थोड़ी बहुत जो है वो एडमायरेशन किया उनका। ठीक है। फिर अपनी समस्या के उनके सामने रखी। भारद्वाज ऋषि ने इंद्र से कहा कि मानव समाज में रोगों का बड़ा प्रकोप हो गया है, मतलब पृथ्वी पर जो है वो बहुत ज्यादा डिजीज होने लग गए हैं। ये सभी जीवों के लिए एक बड़ा भय स्रोत बन गया है, क्योंकि भाई अब महामारी आएंगी, इन्फेक्शन आएंगे, तो फिर तो होगा ना प्रॉब्लम। तो उन्होंने इंद्र से उपयुक्त रूप में इन रोगों की शांति का उपाय बताने के लिए आग्रह किया। ठीक है। इंद्र ने भारद्वाज ऋषि से बुद्धिमत्ता और विद्वता को पहचानते हुए थोड़े ही शब्दों में आयुर्वेद का सार संक्षिप्त रूप में समझा दिया। मतलब उन्होंने भी आयुर्वेद का सार बताया है। तो समझ रहे हो, हमारे पास जो चीजें हैं वो सार यानी कि समरी, आयुर्वेद की समरी का भी समरी का भी समरी है। ठीक है। हमारे पास जो आयुर्वेद का नॉलेज है वो बहुत शॉर्ट है, और जो एक्चुअल आयुर्वेद का नॉलेज था वो इससे भी ज्यादा वाइड होगा, आई गेस। ठीक है। इस प्रकार भारद्वाज ऋषि ने इंद्र से आयुर्वेद का गहन ज्ञान को प्राप्त किया और उन्हें धरती पर लाने का माध्यम बने। सारी बात समझ में, इतना था हमारा आयुर्वेद अवतरण। होप आपको अच्छे से जो है वो चीजें एक एक समझ में आई हो कि कैसे जो है वो स्वर्ग में और पृथ्वी लोक में जो है वो बातें हो रही थी, और कैसे हमारा आयुर्वेद आया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट है ये, आपको अपने जो है वो नोटबुक में जरूर इसे नोट डाउन कर लेना चाहिए। ये हमारा जो श्लोक है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना। ओके, लेट्स सी क्या है ये त्रिसूत्र आयुर्वेद। त्रिसूत्र, त्रि मतलब तीन, सूत्र मतलब जो हमारा श्लोक सूत्र होता है वही। ठीक है।
तो त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या है? त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप देखो। श्लोक याद करने के लिए आपको क्या रहेगा आपको? श्लोक को जो है वो उसका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, श्लोक को प्रोनाउंस सबको अच्छे से करते आना चाहिए। ठीक है, आप गलत प्रोनाउंस करोगे तो लिखोगे भी गलत और फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको प्रोनाउंस अच्छे से करते आना चाहिए और उसका मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। उसके लिए आपको ठीक से सुनना पड़ेगा। तो मैं एक बार बोल देती हूँ, आप एक बार सुन लीजिए। देखिए, हेतु, हेतु, लिंग, औषध, ज्ञानम, स्वस्थ, आतुर, आतुर मतलब कि जो डिजीज पर्सन है, पेशेंट, परायणम, त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम, बुभुदेय पितामह। पितामह कौन है? ब्रह्मा जी। बुभुदेयम पितामह। ठीक है, ओके। क्या कह रहे हैं ये इसमें? त्रिसूत्र का शब्द का अर्थ होता है तीन मुख्य सिद्धांत। तीन मुख्य सिद्धांत क्या है? मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वो आयुर्वेद के क्या है? तीन सिद्धांत है। हेतु, लिंग, औषध। हेतु, लिंग, औषध। व्हाट इज हेतु? कॉज। किसका कॉज? दो चीजों का कॉज। एक तो हेल्थ का कॉज, स्वस्थ का कॉज, और एक तो आतुर का कॉज यानी कि रोगियों का कॉज। ठीक है, रोग का कॉज। मतलब कि देखो, आपको दो चीजों के बारे में समझना है। एक तो हेल्दी पर्सन, उसकी हेल्थ, और एक तो डिजीज वाला पर्सन, तो डिजीज। तो आपको दो चीजें पता करनी है। ठीक है, उसका आपके पास कॉज होना चाहिए कि डिजीज हुई है तो क्यों हुई है, और उसके पास हेल्थ है मतलब वो स्वस्थ है तो वो क्यों है, उसका कॉज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद उसके सिम्टम्स। आप किसको बोलोगे कि वो हेल्दी है और किसको बोलोगे कि ये डिजीज है, तो आपको दोनों का जो है वो सिम्टम आपको पता होना चाहिए। और औषधि, अगर वो डिजीज है तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, अगर वो हेल्दी है तभी भी, क्योंकि आयुर्वेद का गोल है कि स्वस्थ की जो है वो जो हेल्दी पर्सन है उनकी भी हेल्थ आपको बचा के रखनी है ना। तो उसके लिए भी, हेल्थ वालों के लिए भी क्या औषधि रहेगी? तो ये दो चीजों पर फोकस करते हैं आयुर्वेद, एक तो स्वस्थ और एक तो आतुर। उसमें कॉज और सिम्टम्स और मेडिसिन, ये दोनों चीजों के लिए अप्लाई होता है। आ रही बात समझ में? दोनों चीजों के लिए, सिर्फ डिजीज के लिए नहीं। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। यह सिद्धांत शाश्वत यानी कि एटर्नल है। एटर्नल यानी लंबे टर्म, मतलब जो है वो कभी ये खत्म नहीं होगा और हमेशा चलता रहेगा। पुण्य है माना गया है क्योंकि यह जीवन के स्वर्गीण कल्याण को सुनिश्चित करता है। ठीक है, ब्रह्मा ने इस ज्ञान को पहले समझा था और आयुर्वेद के स्वरूप को उन्होंने प्रस्तुत किया था। आ रही बात समझ में? ये हमारे जो है वो त्रिसूत्र जो है वो फर्स्ट श्लोक यहाँ पर आ गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इसको ब्रेक डाउन करके आपको समझाया है। ओके, यहाँ पर नोट में हम लोग ने कुछ जो है वो कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, तो वो एक बार रीड कर लेते हैं। इस श्लोक में वर्णित है कि महाबुद्धिमान मुनि भारद्वाज ने आयुर्वेद का असीम ज्ञान जो है वो गहराई से समझा और अध्ययन किया। फिर आयुर्वेद को यहाँ त्रिस्कंद कहा गया। देखो, ये जो है वो कंट्रोवर्शियल, मतलब जो है वो बच्चों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपको वर्ड जो है वो अपने लिख लेना है। कहाँ लिख लेना है? ये त्रिसूत्र के बाजू में लिख लेना है। जहां पर ये त्रिसूत्र लिखा है यहाँ पर ही ऑब्लिक करके त्रिदंड लिख लीजिए, त्रिदंड। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक्सप्लेन त्रिदंड या फिर एक्सप्लेन त्रिस्कंद। ठीक है, ओ आई एम सो सॉरी, त्रिदंड बोल दिया मैंने, त्रिस्कंद। ठीक है, ये जो वर्ड है ये त्रिस्कंद या फिर ये त्रिसूत्र। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये सिमिलर है और आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से ट्रिकी बनाने के लिए जो है वो आ सकता है। आपको त्रिसूत्र पूछ लेंगे या त्रिस्कंद पूछ लेंगे, राइट? ओके, तो ये आपको याद रखना है। जिसका अर्थ है कि तीन मुख्य भाग, तीन मुख्य भाग। आयुर्वेद का सार मतलब एक ही है। आयुर्वेद किस पे फोकस करता है? हेतु पे, लिंग पे और औषधि पे। मतलब उसका कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उसकी मेडिसिन क्या होगी, दोनों के लिए। किसका? हेल्थ के लिए भी और डिजीज के लिए भी। ये तीनों खंड आयुर्वेद के मूलाधार हैं और इनकी मदद से स्वास्थ्य की रक्षा और रोगों का उपचार संभव है। आ रही बात समझ में? इस श्लोक में बताया गया है कि भारद्वाज ने आयुर्वेद के ज्ञान को समझा और उसे जीवन में उतारने न केवल दीर्घ आयु प्राप्त की, न केवल मतलब उन्होंने लॉन्ग जो है वो लाइफ स्पेन तो ली है, बल्कि वह आयु सुख में भरपूर थी। मतलब उनको डिजीज भी नहीं हो रहे थे। उन्होंने इंद्र से प्राप्त आयुर्वेद के सभी उपदेशों को अन्य ऋषियों के साथ साझा किया। मतलब आकर उन्होंने सभी अन्य ऋषियों को बताया ताकि वे इस ज्ञान का लाभ उठा सके। इस प्रकार भारद्वाज ने आयुर्वेद के माध्यम से न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए जो है वो कल्याण जो है वो किया उन्होंने। ठीक है, इस श्लोक में बताया गया है कि दीर्घ जीवन की कामना करते हुए अन्य ऋषि गणों ने भारद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, फिर भारद्वाज जी से ज्ञान लेने के बाद क्या हुआ कि यह वेद न केवल उनकी आयु बढ़ाने के लिए सहायक था बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण था। आ रही बात समझ में? ओके, उसके बाद आता है हमारा
जो है वो श्लोक नंबर 28 और फोर्थ टॉपिक, जो कि अगेन सो मच इम्पोर्टेंट, जो आपका पीवी सब्जेक्ट है ना, पदार्थ विज्ञान, वो पूरा का पूरा इस पर ही बेस्ड है, इस इतने श्लोक पर। आ रही है बात समझ में आपको? जो पूरा पदार्थ विज्ञान है वो सिर्फ इस पर ही बेस्ड है। कैसे? छठ पदार्थ, हमारे आयुर्वेद में जो है वो छह पदार्थ जो है वो बोले गए हैं। कौन कौन से? मैं श्लोक पढ़ रही हूँ, आपको श्लोक कंपलसरी जो है वो मस्ट 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 करके याद रखना है, राइट? सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमा स्थित। ठीक है? इसमें क्या बोला है, महर्षियों ने जब आयुर्वेद का गहरा ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने ज्ञान चक्षु या ज्ञान चक्षु से कितने पदार्थ किए? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय को समझा। ये क्या है? छह पदार्थ हैं। छह पदार्थ यानी कि छह क्वालिटीज बोल सकते हो या छह एंटाइटी बोल सकते हो। ये आयुर्वेद के मूल तत्व हैं, जो मूल तत्व है, राइट, जो उपचार और निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे उपचार में और करेंगे ये, तो कैसे इंपॉर्टेंट है ये हम आगे देखते हैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको ये सामान्य और विशेष सिद्धांत करके जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से आता है। ठीक है, ये वाला श्लोक आपको मेंशन करना होता है उसमें। यह इन तत्वों को समझने के बाद महर्षियों ने आयुर्वेद के अनुसार बताई गई विधियों को अपनाया, और उन्होंने न केवल दीर्घ जीवन प्रदान करने में सफल रहा, बल्कि उनके आत्मिक शांति और अनश्वरता की अनुभूति भी प्रदान की। मतलब उनको इनसे ज्ञान से क्या हुआ कि नॉलेज मिला, और उन्होंने जो है वो लंबी आयु भी प्राप्त की। पुनर्वसु आत्रेय का अग्निवेशादि 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश, तो 6 शिष्यों तक ज्ञान कैसे पहुंचा वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, ठीक है, ये हम चरक संहिता पढ़ रहे हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से ये बताया हुआ है। तो ये श्लोक पुनर्वसु आत्रेय द्वारा अपने 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश देने की घटना का वर्णन करते हैं। मतलब ये श्लोक किसने दिया हुआ है? पुनर्वसु आत्रेय ने दिया हुआ है, जो अपने शिष्यों को दे रहे हैं वो है ये श्लोक। पुनर्वसु आत्रेय जो भारद्वाज ऋषि के शिष्य थे, वे सर्वभूतानुकंपा अर्थात सभी प्राणियों के प्रति दया और संवेदना रखते थे। उन्हें 6 शिष्यों को आयुर्वेद की शिक्षा दी। कौन से थे वो 6 शिष्य? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, ठीक है, पराशर, हारित और क्षारपाणी। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं। इस कार्य के द्वारा पुनर्वसु आत्रेय ने न केवल आयुर्वेद का ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। अब आयुर्वेद का ज्ञान ऐसे ही आएगा ना, मतलब वो अपने शिष्यों को बताएंगे, वो अपने, अब उनके टाइम पे थोड़ी मतलब ऐसा कि स्मार्ट बोर्ड था और वो के लिख के फिर वो लोग नोट्स बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो जो है वो ज्ञान जो है वो सुन सुनकर पास होता है, और फिर वो अपने हिसाब से जो है उनको बुक फॉर्म में लेके आते हैं। बल्कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह ज्ञान सभी प्राणियों की भलाई के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा। ठीक है। अग्निवेश ने तंत्रों का निर्माण, तो अग्निवेश अभी इनमें जो है वो सबसे, मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा स्मार्ट और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन थे? अग्निवेश थे। और हम जो अभी चरक संहिता पढ़ रहे हैं वो भी किन्होंने, किनकी मॉडिफाइड है? अग्निवेश जी की ही मॉडिफाइड है, राइट। तो वो क्या उन्होंने कैसे किया? तो इस श्लोक में अग्निवेश और उनके साथियों द्वारा आयुर्वेद ग्रंथों का निर्माण का वर्णन है। इन 6 शिष्यों में से अग्निवेश सबसे अधिक बुद्धिमान माना गया, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम आयुर्वेद ग्रंथ का निर्माण किया। आयुर्वेद ग्रंथ का सबसे पहले निर्माण किसने किया? अग्निवेश जी ने। ग्रंथ निर्माण ने उनकी श्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण माना गया है। यह उल्लेख भी किया गया है कि सभी शिष्य समान रूप से गुरु पुनर्वसु आत्रेय से अध्ययन कर रहे थे, और गुरु के सभी समान रूप से शिक्षा दी। अब गुरु जो है वो तो सबको एक इक्वल ही ट्रीट करेंगे, लेकिन न उपदेशांतरम मुनेहे से स्पष्ट होता है कि अग्निवेश पर कोई विशेष कृपा नहीं थी, बल्कि उनकी प्रतिभा और तत्परता के कारण उन्होंने सबसे पहले ग्रंथ का निर्माण किया। देखो कैसा होता है कि टीचर जो है वो आपको इक्वली ही पढ़ाता होता है, लेकिन जो है वो हर बच्चों की समझने की कैपेसिटी अलग होती है, और उस हिसाब से वो वर्क करते हैं। तो इस तरीके से अग्निवेश जो थे वो ज्यादा स्मार्ट थे। बाद में भेल और अन्य ऋषियों ने भी अपने अपने नाम से संहिताओं की रचना की। इस रचित ग्रंथों ने उन्होंने गुरु आत्रेय और उनके ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया। मतलब उन्होंने भी अपने जो है वो बुक्स लिखे और फिर बाद में टीचर को दिखाए। यह घटना आयुर्वेद ज्ञान की व्यवस्थित संकलन और उनके व्यवस्थित प्रसार का प्रतीक है, जिससे यह विद्या विस्तृत हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो हस्तांतरित हुई। हस्तांतरित मतलब क्या? हाथ से लिखी हुई। पहले जो है वो हाथ से लिखी हुई होती थी क्या? नहीं, सुन सुन के होती थी, ठीक है।
कंठस्थ होती थी, अब ये हस्तांतरित हो गई है। आयुर्वेद तंत्रों का समस्त मुनियों द्वारा अनुमोदन, अब आयुर्वेद जो है वो लिख लिया है। अब उसके बाद आगे क्या हो रहा है देखो। अग्निवेश और अन्य ऋषियों ने, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता है ना, क्योंकि ये जो है वो बुक में दे रखा है। यहाँ से आपको इतना डिटेल में आपको नहीं लिखना है। कुछ बहुत आपको आयुर्वेद अवतरण अगर आ गया है और उसमें आपको ये चीजें याद रह गई तो आपको लिख मेंशन करनी हो तो आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा काम जो है वो पढ़ाना है, तो हमें ये पढ़ाना पड़ेगा, राइट। अग्निवेश और अन्य ऋषियों ने आयुर्वेद के विभिन्न विषयों को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से सूत्रबद्ध किया, ठीक है। जब इन आयुर्वेदीय तंत्रों को ऋषि समुदाय ने सुना, ठीक है, जो मतलब ऋषि जो उनके टीचर्स थे, तो वो प्रसन्न हुए और उनके विधियों की सराहना की कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उन्होंने जो है वो बुक्स लिख ली है ना। ऋषियों ने यह भी कहा कि अग्निवेश और उनके सहयोगियों ने प्राणधारियों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। प्राणधारी मतलब जो जिनके पास लाइफ है उनके लिए बहुत अपने अच्छा काम किया। इस तंत्र के निर्माण को सभी ने एक साथ स्वीकार किया और इसे प्राणियों के हित के लिए महत्वपूर्ण प्रयास माना गया, ठीक है। फिर आयुर्वेदीय तंत्रों का सर्वत्र स्वागत। यहाँ पर तो उन्होंने अपने टीचर्स से जो है वो कंसल्ट कर लिया कि सही है कि नहीं, है ना, बराबर है कि नहीं, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाई बहुत अच्छा काम किया आपने। जब ऋषियों ने आयुर्वेद के तंत्रों को प्रस्तुत किया तो देवताओं और देवर्ष ऋषियों ने स्वर्ग से इसे सुना। जब वो टीचर्स को बता रहे थे तो वहां पर जो है देव देवताएं भी जो है वो, देव ऋषि मतलब उन देवताओं के भी ऋषि होते हैं वो, तो उन्होंने सुना और इस ज्ञान को प्रयास से अत्यंत प्रसन्न हुए, तो बहुत अच्छे से प्रसन्न हुए। स्वर्ग से हर्षित स्वर में अहो साधु, वाह कितना अच्छा, है ना, साधु का मतलब अच्छा होता है। आ रही बात समझ में, संस्कृत में साधु का मतलब अच्छा होता है। शब्द गूंजा, जो तीनों लोकों स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में फैल गया, स्वर्ग से आवाज आई तो वो तीनों लोकों में फैली। इस अद्भुत क्षण में शुभ वायु बहने लगी। अब यहाँ पर सिचुएशन भी बताई, कितना डिटेल है हमारे पास आयुर्वेद का नॉलेज, आप समझ पा रहे हो। उस समय के उस टाइम में, अब ये कितने साल पुरानी बातें हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम की जो है वो सिचुएशन यहाँ पर वर्णन की है कि उसमें शुभ जो है वो वायु बहने लगी, दिशाएं प्रकाशमान हो गई और आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। यह दृश्य आयुर्वेद के ज्ञान की दिव्यता और उनके सर्वत्र स्वागत की दर्शाता है कि अब हाँ मतलब ऑफिशियली जो है वो आयुर्वेद जो है वो सबने एक्सेप्ट कर लिया है। जब ऋषियों के आयुर्वेद के तंत्रों की प्रशंसा हो रही थी तब उनके भीतर बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा और दया जैसे दिव्य गुण जागृत हो गए। आ रही बात समझ में। जब उनकी जो है वो एडमायरेशन होने लग जाता है किसी चीज का जो आपने वर्क किया है, तो आप में क्या होता है, आप में इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ जाता है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन। अगर आप जो है वो खुश हो रहे हैं ज्यादा, ठीक है, और अगर आप हैप्पी रह रहे हैं तो आप में ऑलरेडी ये जो है वो इंटेलिजेंस आपका बढ़ जाएगा। आपके डिसीजन पावर सिद्धि स्मृति आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, मेधा जो है वो, ये सब है ना, स्मृति मेधा धृति, ये सब आपको सिनोनिम्स में है वो आने ही वाला है। बुद्धि के सिनोनिम्स में आपको पीवी में ये आएगा। याद रख लेना है तो याद रख लो अभी से, क्योंकि आगे तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये सब आपकी जो है वो इंटेलिजेंस बढ़ जाता है, तो उनमें भी ऐसा ही हुआ। यह उनके ज्ञान और योग्यता की दृढ़ता को दर्शाता है। अग्निवेश और अन्य ऋषियों के द्वारा रचित आयुर्वेदिक संहिताएं परम ऋषियों से अनुमोदित होकर मानवता के कल्याण के लिए जगत में प्रतिष्ठित हुई। जब उन्होंने टीचर ने अप्रूव कर दिया तो फिर हाँ, फिर अब आप इसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये दर्शाता है कि इन ग्रंथों को न केवल दिव्य समर्थन मिला बल्कि वे लोक कल्याण के लिए अमूल्य सिद्धि हुई, ठीक है। ओके, अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट। दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन मे बी 5 मार्क्स और इन मे बी जो है वो एमसीक्यू, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो आयुर्वेद से लक्षणम तथा प्रयोजनम, आयुर्वेद का लक्षण क्या है। लक्षण का मतलब क्या होता है कि आयुर्वेद जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है, और वो सारी चीजें। और आयुर्वेद का प्रयोजन, प्रयोजन मतलब गोल मोटिव क्या है आयुर्वेद का। तो यहाँ पर जो है वो ये श्लोक अगेन आपको अपनी नोटबुक में जो है वो लिख लेना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। आरी बात समझ में। ये जो है वो 41 नंबर श्लोक, अगर 41 नंबर रेफरेंस याद रहता है तो और बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी बात, ठीक है। तो ये आपको जो है वो लिख लेना है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते, ठीक है। जिस ग्रंथ में आयु के 4 प्रकार बताए हुए हैं, हितायु अहितायु सुखायु और दुखायु, क्या बोला है कि जिस ग्रंथ में, है ना, जिस ग्रंथ में आयुर्वेद क्या है, तो आयुर्वेद एक ग्रंथ है जिसमें क्या मेंशन है, 4 चीजें। हित आयु, हित आयु मतलब जो आपके लिए बेनिफिशियल है ना, आपके लिए अनुकूल है, जो आपको पसंद है वो नहीं,
जो आपके लिए अच्छा है वो। अहित आयु, जो आपके लिए अच्छा है नहीं है वो। सुखायु, सुखायु मतलब जो आपको सुख प्रदान करेगा, ये आपके लिए क्या आपको पसंद आएगा, सुखायु में मतलब जो आपको पसंद आएगा। और दुखायु, जो आपको नहीं पसंद करना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आ रही बात समझ में? इन चारों चीजों का जिस ग्रंथ में वर्णन है, इसके उपयुक्त पथ्य और अपथ्य, पथ्य मतलब कि क्या अच्छी चीज है जो आपको करनी चाहिए, भले आपको पसंद हो या नहीं पसंद हो। और अच्छी नहीं चीजें जो आपको नहीं पसंद है या पसंद है फिर भी आपको नहीं करनी है, उसको बोलते हैं हम अपथ्य। ठीक है। आयुर्वेद का मान, प्रमाण और स्वरूप, आयुर्वेद का मान कितना है, उसका कितनी क्वांटिटी में आयुर्वेद लिखा गया है, कितने पेजेस, वो सब सब कुछ, इसकी पूरी संरचना का वर्णन किया गया हो, उस ग्रंथ को आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद हम ऐसे ही किसी को नहीं बोल देंगे कि आपने बुक लिख दी तो हम उसको आयुर्वेद बोल देंगे, क्या? नहीं। किसको आयुर्वेद बोलेंगे? जिसमें ये चारों चीजें इंक्लूड है, एक लाइफ के बारे में, ठीक है, आयु के बारे में चारों चीजें इंपॉर्टेंटली है, और एक लाइफ के लिए क्या अच्छा है, क्या फॉलो करना चाहिए पथ्य, और क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, तो वो जो चीजें हैं वो इसमें आ जाएंगी। आ रही बात समझ में? ओके। नेक्स्ट श्लोक इज सिक्स्थ श्लोक, विच इज अगेन, तो ये तो अब तक याद हो ही गया होगा, आई एम डैम श्योर। ठीक है। तो ये वाला श्लोक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार आता ही है लेकिन पढ़ देती हूँ। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम, नित्य, सॉरी, नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायेरायुरुच्यते। आरी बाद में ये पर्यायेरा का मतलब होता है सिनोनिम, पर्याय। पर्याय का मतलब होता है सिनोनिम, तो क्या सिनोनिम है? धारी, जीवितम, नित्य और अनुबंधश्च। ठीक है, तो ये चार चीजें जो है वो आयु की जो है वो सिनोनिम है। आ रही बात समझ में? ओके। ये चीजें बताई हैं कि आयु वह है जिसमें शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा संयोग के उत्पन्न होती है। इन सभी तत्वों को एक साथ होने से ही आयुर्वेद का अस्तित्व माना जाता है। अरे बात समझ में? आयु के पर्यायवाची क्या है? मैंने आपको बताया, धारी, जीवितम, नित्य और अनुबंध। ठीक है। धारी का क्या मतलब होता है? शरीर को धारण करने वाला। जो शरीर को धारण करने वाला है वो है आयुष्य, मतलब वो है लाइफ, जिसमें शरीर है ना। दूसरा जीवित, जो प्राणी को धारण करने वाला, जो प्राण को धारण है, जिसमें लाइफ है, वो जो है वो एक आयु किसको बोलेंगे? आयु का मतलब होता है लाइफ। ठीक है। जिसमें आपके पास आत्मा है, जो आपके पास जो है वो चेतना है, जिसके पास बॉडी है, और जो प्रतिदिन क्षीण होता रहता है, जो प्रतिदिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रही है बात? जो प्रतिदिन क्षीण होता रहा, मतलब दिन ब दिन जो है वो कम होता जाता है ना। आप जो है वो बढ़ रहे हो, जो है वो बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा हो रहा है, वो बड़ा तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसका डिटोरिएशन भी होता जाएगा। जो हर कंटिन्यूअसली जो है वो उसका भले डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो जो है वो डिटोरिएट भी होता है, मतलब मृत्यु के करीब आता जाता है। ठीक है। अनुबंध, जिसका हमेशा प्राण, शरीर और आत्मा से संबंध बना रहता है, वही जो है वो आयु कहलाता है। लाइफ उसको ही बोलेंगे जिसमें आत्मा हो, शरीर हो और प्राण हो। ठीक है। चेतना वृत्ति यानी कि चेतना का संचार करने वाला, जिसमें कॉन्शियसनेस हो। ठीक है। ओके। सम हमारा ये सामान्य विशेष उल्लेखानम। ठीक है। सामान्य विशेष, तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें से आपको 5 या 10 मार्क्स अगेन जो है वो एक्सेप्ट, 5 और 10 मार्क्स जो है वो एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है। ये आपको श्लोक भी याद कर लेना है। क्या? सर्वदा सर्व भावानाम, सर्वदा सर्व भावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, ह्रास्य हेतु, ह्रास और हेतु दोनों अलग है, ह्रास्य हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिर उभयस्य तु। आदि बात समझ में? ओके। नाउ व्हाट दिस श्लोक सेज, सामान्यम, सामान्य का क्या है? सामान्य वह है जो सभी भावों की वृद्धि का कारण बनता है। सामान्य मतलब सिमिलर। यहाँ पर सामान्य मतलब क्या समझ लो आप? सिमिलर ही समझ लो। ठीक है। सिमिलर। ओके। तो वो क्या करता है? वृद्धि का कारण बनता है। अब जैसे मैं इसमें एग्जांपल आपको इमेजिन करना हो, तो मान लो कि मैंने जो है वो थोड़ा सा गेहूं ले लिया, और मैंने दूसरे इसमें थोड़ा सा और गेहूं ले लिया, तो ये दोनों चीजें सिमिलर है नहीं? तो अगर मैं इन दोनों को दोनों सिमिलर टीचर जो चीजें हैं उनको मिला दूं, तो बहुत सारे जो है वो उनका क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी, है ना। बहुत ज्यादा एक जो है वो गेहूं बन जाएंगे, तो वो क्या करेगा? वृद्धि करेगा। तो उसको बोलते हैं हम सामान्य चीजें, जो वृद्धि करे। यह सामान्य गुणों को, गुणों वाले तत्वों को जोड़ने या बढ़ाने के लिए कार्य करता है। सामान्य एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो सिमिलर चीजें हैं उनसे क्या होगा? किसी ना
जो कुछ चीजें हैं वो बढ़ेगी। ओके, व्हाट इज विशेष? विशेष वह है जो सभी भावों को ह्रास करने का कारण, ह्रास यानी कि घटाने का, ठीक है, घटाने का कारण होता है। यह विपरीत गुणों को, तत्वों को जोड़ने या घटाने का कार्य करता है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या लोगे भाई? तो देखो मान लो कि अब हमने दूध ले लिया है और हमने एक नींबू ले लिया है, ठीक है, दूध और नींबू ले लिया। अब मैं इनको मिला दूंगी तो ये क्या सिमिलर है क्या? नहीं। दूध जो है वो मीठा होता है, ये तो खट्टा होता है, ठीक है, तो इनको गुण भी अलग है, इनका स्टेट भी अलग है, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये सामान्य नहीं है, तो फिर इन दोनों को मिला दूंगी तो क्या हो जाएगा? दूध जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि दूध फटने वाला है ना। तो दूध जो है वो कम हो जाएगा, और प्लस इस ये अगर मैं नींबू को इसमें जो है वो मिलाऊंगी तो नींबू का रस भी कहीं ना कहीं जो है वो कम होने लगेगा, है ना। तो ये चीजें, जो विशेष चीजें क्या होती हैं, जो नॉन सिमिलर चीजें होती है, तो वो क्या करती है? हमेशा काम को कम करती है। और आयुर्वेद की प्रवृत्ति क्या है कि आयुर्वेद शास्त्र में सामान्य और विशेष दोनों की प्रवृत्ति का उपयोग होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, आयुर्वेद पूरा इसी पर बेस्ड है। आपको ट्रीटमेंट भी करना है तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे करना है। इन दोनों सिद्धांतों के माध्यम से दोष, धातु और मलों की स्थिति का संतुलित किया जाता है। अब अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट क्या है? दोष यानी कि वात दोष बढ़ा हुआ होगा तो उसको कम कर दो। कम कैसे करोगे? तो कुछ नॉन सिमिलर चीजों से कम कर दोगे, सिंपल। इतना सिंपल है आयुर्वेद की ट्रीटमेंट, आ रही बात समझ में? अब वैसे ही धातु है, समझ लो अभी रक्त धातु बढ़ी हुई है या फिर कम हुई है। अब कम हुई रक्त धातु को बढ़ाना है तो मतलब क्या, कुछ सिमिलर चीजें दे दो तो वो बढ़ जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा? उससे इक्विलिब्रियम, संतुलन आ जाएगा, बॉडी में संतुलन मेंटेन हो जाएगा। इजी, बहुत इजी। सामान्य की वृद्धि की जाती है और विशेष से ह्रास किया जाता है। आ रही बात समझ में? ये ट्रीटमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? अब दूसरी लाइन, सामान्यम एकत्व करम विशेषस्तु पृथक करो। ये वाला भी श्लोक जो है वो आपको मस्ट मस्ट याद रख लेना है, ठीक है। सामान्यम एकत्व करम, एकत्व करम मतलब कि एक करता है, विशेषस्तु पृथक कृत, तुल्यार्थ तथा ही सामान्यम, तुल्यार्थ तथा मतलब कंपेयर, तुल्य मतलब कि क्या, कंपेयर, तुल्यार्थ तथा ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्यय। सामान्य क्या है? सामान्य वह है जो एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि मतलब कि क्या, समानता का बोध, मतलब सिमिलर चीजों को एक साथ लाएगा, वो क्या है? सामान्य उत्पन्न करता है। यह समान गुणों या तत्वों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, जिससे उनके बीच समानता का या एक रूपता की भावना जो है वो विकसित होती है। व्हाट इज विशेष? तो विशेष वह है जो पृथकत्व बुद्धि, पृथकत्व यानी कि डिसिमिलर का, डिसिमिलर जो है वो उत्पन्न करेगा। यह भिन्न गुणों या तत्वों को अलग अलग पहचानने और उनके बीच अंतर का स्पष्ट करने का कार्य करता है। पहचानने मतलब अलग अलग चीजें कैसे पहचानोगे जब वो सिमिलर नहीं होंगी? आ रही बात समझ में? अब दूध है और नींबू है तो कैसे पहचानोगे? क्योंकि वो लोग सिमिलर नहीं है। लेकिन अब मैंने गेहूं और गेहूं ही ले लिया है और उसको मिक्स कर दिया, तो फिर उसको पहचान पाओगे क्या? नहीं। अब कौन सा किस में था वो नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि वो सामान्य है। सामान्य और विशेष को तुल्य और विपरीत अर्थ क्या होता है? तो सामान्य तुल्य अर्थ को दर्शाता है, यानी कि समान गुणों को दर्शाता है, और विशेष विपरीत यानी कि गुणों के भेद को स्पष्ट करता है। सामान्य जो है वो तुल्य अर्थ है, यानी कि समान गुण, ठीक है। ये उसमें बताया हुआ था इसमें श्लोक में। ओके। ओके, तो अब आ जाता है हमारा त्रिदंड। देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि नहीं? मैं यहाँ पर टेक्स्ट में आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। सी, हमने अभी तक पढ़ा त्रिसूत्र, हमने अभी तक पढ़ा त्रिसूत्र, फिर उसके बाद हमने पढ़ा, ठीक है, त्रिस्कंध। ये दोनों चीजें सिमिलर थी, मैंने आपको बताया ये दोनों चीजें सिमिलर थी, ठीक है। वापस से हम लिख लेंगे और वहां पर लिखेंगे हम त्रिदंड। आ रही बात समझ में? ये जो त्रिदंड है ये अलग है, ठीक है, और ये जो त्रिसूत्र है ये सिमिलर चीजें हैं। आ रही बात समझ में? होप आपको समझ में आया हो। ये जो है वो चीजें अलग है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये जो चीजें आपको याद रख लेनी है। ओके, और ये त्रिदंड भी जो है वो आपको याद रख लेना है। आ रही बात समझ में? चलो, ये त्रिदंड हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए त्रिसूत्र में और त्रिदंड में। त्रिसूत्र में क्या आएगा? हेतु, लिंग, औषध, ज्ञानम। और त्रिदंड का क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पर दिया हुआ है, मैं एक बार श्लोक पढ़ रही हूँ। सत्व आत्मा शरीरम, ये श्लोक भी आपको कंपलसरी याद करना है। सत्व आत्मा शरीरम च त्रयम इति दंडवत, च त्रयम इति दंडवत या त्रिदंडवत, लोकस्तिष्ठति संयोगा तत्र सर्व प्रतिष्ठितम। आ रही बात में?
समझ में देखो, संसार में जीवात्मा का आधार यानी कि आपकी लाइफ किस पर बेस्ड है? सत्व, आत्मा। आप में अगर आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, और शरीर, आपके पास शरीर नहीं है तो आपको हम जीवित नहीं मानेंगे। अरे बात समझ में? तो ये चीज, तीनों चीजों पर ही क्या होती है? जीवात्मा, यानी कि एक शरीर, सॉरी, एक लाइफ जो है वो डिपेंड होती है। इनको बोलते हैं तीनों दंड, यानी त्रिस्तंभ। ठीक है। देखो, इसमें त्रिदंड में त्रिस्तंभ लिख सकते हो, है ना, पर त्रिस्कंध नहीं लिख सकते। त्रिस्तंभ, त्रिस्तंभ आप जो है वो इसको लिख सकते हो। ठीक है। होप आपको चीजें समझ में आ रही हो? ओके। हम्म। तो त्रिदंड को त्रिस्तंभ में लिख सकते हो ऑब्लिक करके, और त्रिसूत्र को त्रिस्कंध के साथ लिख सकते हो, के समान है, जिनके संयोग से जीवात्मा युक्त शरीर स्थिर रहता है। ये तीनों रहेंगे तो ही आप में लाइफ रहेगी। यह शरीर की वह स्थान है जहाँ सभी कार्य और अस्तित्व प्रतिष्ठित होते हैं। आपको ये जो है वो एमसीक्यू में आ जाएगा कि त्रिदंड जो है वो क्या है और कौन सा त्रिदंड नहीं है। अब इसमें सत्वात्मा शरीर है तो मैंने अभी मन डाल दिया, तो वो त्रिदंड में आएगा क्या? नहीं आएगा, राइट? तो ऐसे करके आपको एमसीक्यू पूछ लेंगे। आयुर्वेद का अधिकरण। तो सत्व आत्मा शरीर के संयोग को पुमान यानी कि पुरुष कहते हैं। पुरुष किसको बोलेंगे? जिसमें ये तीनों चीजें होंगी। यह संयोग ही चेतना बनाता है। ये तीनों का संयोग, इन तीनों का मिक्सचर जो होगा वो जो है वो आपको कॉन्शियसनेस देगा। सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस कौन देता है इसमें? रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आत्मा होती है। यही सत्व आत्मा और शरीर के सम्मिलित रूप आयुर्वेद का अधिकरण जो है वो चिकित्सा का विषय है। यानी कि ये तीनों चीजें ही आयुर्वेद जो है वो इन तीनों चीजों पे काम करती है। एक तो शरीर तो करती है, ठीक है, आत्मा पे जो है वो मन जो है वो आत्मा पे तो करती है। सत्व यानी कि यहाँ पर मन बोला गया है। सत्व यानी कि क्या है? मन। ठीक है। तो सत्व यानी कि मन। तो मानसिक डिसऑर्डर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ना, तो वो मन है, और आत्मा पे हमारी जो है वो आयुर्वेद वर्क करता है। इन्हीं तीन चीजों पे वर्क होने वाला है। आयुर्वेद शास्त्र की रचना इन विशेष लोक सत्वात्मा शरीर के संयोग से बने जीव यानी कि पुरुष के कल्याण और चिकित्सा। तो आयुर्वेद किस पे काम करेगा? पुरुष पे काम करेगा, जो किससे बना हुआ है? ये त्रिदंड से बना हुआ है। आ रही बात समझ में? ओके। अब हमारे यहाँ पर अगेन 10 मार्क्स वाला जो है वो यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन। 10 मार्क्स वाला कितना? इसमें से कंपलसरी आपको, अगर टर्म में तो जो है वो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की, जो टर्म में जो है वो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं इसमें। ठीक है। ओके। तो ये वाला जो श्लोक है हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। क्या बोला है श्लोक में? द्रव्य गणना। द्रव्य गणना यानी कि क्या? ये वाला श्लोक में एक बार पढ़ देती हूँ, देखो। खा, ख आदि, ख आदि, ठीक है, ख आदिन्य आत्मा, ख आदि आत्मा, मन, काल, ठीक है, कालो, दिशा, दिशश्च, द्रव्य संग्रह, सेन्द्रियम चेतनम, स इंद्रियम, स इंद्रियम चेतनम, द्रव्यम। स इंद्रिय चेतनम कौन है? द्रव्य। और निर इंद्रिय चेतनम अचेतनम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अचेतनम। ठीक है। क्या बोला है कि आयुर्वेद में 9 प्रकार के द्रव्य माने जाते हैं। 9 प्रकार के जो है वो अमृत द्रव्य या कारण द्रव्य बोले जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कारण द्रव्य। कारण। ठीक है। ये जो है वो कारण द्रव्य है। ओके। ये क्या है? कारण द्रव्य है। कारण द्रव्य कौन कौन से? ये 9 टाइप के कारण। कौन कौन से? ये ख आदि। ख यानी कि क्या? आकाश। आकाश आदि। तो आकाश आदि का मतलब क्या हो गया? आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि, ये पांचों चीजों को ख आदि बोल दिया है यहाँ पर। ठीक है। वो पंच महाभूत। देखो, ख यानी कि आकाश होता है, सिनोनिम होता है इसका, याद रख लेना। वायु, अग्नि, ये तो ये 5 चीजें हो गई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर मार्क किया क्या? आत्मा, मनः, काल, ये 3 चीजें, ये 5 चीजें और ये 3 चीजें। ठीक है। और दिशा भी, 4 चीजें। ठीक है। तो इनको मिला करके हमारे 9 द्रव्य हो गए, और सब कुछ जो है वो इन्हीं 9 द्रव्य से बना होता है। टाइम, दिशा, डायरेक्शन, इन्हीं से चीजों से हमारी जो है वो पूरी पृथ्वी इन्हीं के इस पर बेस पर चलती है। द्रव्यों के 2 विभाग है, एक तो चेतन विभाग और एक अचेतन विभाग, मैंने यहाँ पर बताया आपको। ठीक है। ये चेतन विभाग और अचेतन। तो चेतन किसको बोलेंगे? जिसमें इंद्रिय युक्त, इंद्रिय मतलब हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो इंद्रिय होंगे, और ये 5 जो है वो 9 चीजें जो है वो होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? चेतन द्रव्य। जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किए जा सकते हैं और जो सजीव होते हैं। सजीव किसको बोलेंगे? जिसमें जो है वो हमारी जो है वो इंद्रिय सेंस ऑर्गन्स होंगे। ठीक है। और ये 9 चीजें होंगी।
अचेतनम द्रव्य यानी कि नॉन कॉन्शियस चीजें हम जिसको बोलेंगे, जिसको जो इंद्रिय से रहित होते हैं, ठीक है, तो वो निर्जीव और चेतना शक्ति से रहित होते हैं। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि द्रव्य पे जो है वो एक्सप्लेन द्रव्य, तो द्रव्य के कितने टाइप हो गए, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य, ठीक है, और वो किसके बेसिस पे, तो ये श्लोक आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा गुण, ठीक है। ये जो है हम यहाँ पर गुण को क्या कैसे बोलते हैं, देखो गुण क्या होता है, मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ, सार्थो गुर्वादयो बुद्धि प्रयत्नात्ता परादयः। सार्थ गुण, गुर्वादि गुण, ठीक है, प्रयत्न यानी कि वो, और परादयः, ठीक है, बुद्धि प्रयत्नांता परादयः, गुण प्रोक्ता यानी कि क्या होते हैं, गुण होते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, तो यहाँ पर ये जो है वो गुणों को बताया हुआ है, तो कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है, ये देखो आयुर्वेद में गुणों की संख्या कितनी है, 41 है, बिल्कुल आपको ये एमसीक्यू के लिए आता ही है, बहुत बार आता है, ठीक है, टर्म में भी पूछेंगे ही, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। कौन कौन से 4 टाइप के गुण होते हैं, गुण यानी कि क्या, क्वालिटीज, गुण यानी कि क्या, क्वालिटीज, ठीक है, गुण यानी कि क्वालिटीज। तो गुण जो है वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के गुण जो है वो 4 टाइप के, सार्थ गुण, गुरवादी गुण, आध्यात्म, आध्यात्म यानी कि यही आत्मा वाले, और परादी, ठीक है, आध्यात्म गुण को आत्मिक गुण भी बोलते हैं, यहाँ पर प्रयंता अंता लिखा हुआ है ना, तो ये आध्यात्मिक गुण या फिर आत्मा गुण, आत्मिक गुण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सार्थ गुण, सार्थ गुण में कौन से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो है वो सार्थ गुण है। गुरुवादी गुण कौन से हैं, जो हमने अष्टांग में भी इसका श्लोक पढ़ा हुआ है, गुरु लघु मंद तीक्ष्ण शीत, ये ठीक है, ये जो चीजें हैं, कठिन मृदु तीक्ष्ण सांद्र द्रव सूक्ष्म विशद पिछिल विशद, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये गुरुवादी गुण है। आ रही बात समझ में। आध्यात्म गुण कौन से हैं, तो आपको याद रख लेना है, बुद्धि सुख इच्छा, ये भी जो है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पीवी में भी आएगा और संहिता में भी आएगा, ठीक है, नहीं 10 मार्क्स का नहीं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके सॉरी, ये जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कि कौन से गुण है, तो ये गुण का लिखो, है ना, गुण कितने होते हैं, टोटल गुण कितने होते हैं, उनके 4 टाइप्स हैं वो भी लिखो, ठीक है। तो ये सारा जो है वो पूछेंगे। प्रयत्न, अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टित उच्यते, क्या बोला है, प्रयत्न यानी कि प्रयास और इच्छा शक्ति से जो कि कार्य को आरंभ करती है, ठीक है, प्रयत्न, ये प्रयत्न यहाँ पर बता हुआ है, ठीक है, ये सारे तो आपको समझ में आ गया ना, कि गुरु लघु ये कौन कौन से गुण होते हैं, गुरु मतलब लार्ज, लघु मतलब जो है वो शॉर्ट, है ना, लाइट, फिर मंद यानी कि स्लो, तीक्ष्ण यानी कि शार्प, शीत यानी कि ठंडा, ठीक है, तो ये सारे गुण। लेकिन प्रयत्न गुण कौन सा होता है, तो प्रयत्न मतलब कि प्रयास यानी कि एफर्ट्स, वो भी एक गुण है। संस्कार, संस्कार क्या है, तो पूर्व अनुभव या आदत को जो कर्म को प्रभावित करती है, संस्कार मतलब कि क्या, जो आपके पहले के कर्म होंगे, ठीक है, पूर्व अनुभव यानी कि इसी लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, पिछले लाइफ पास्ट लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, इसी लाइफ में जो आपके पहले के एक्सपीरियंस होंगे उसके बेस पर आप काम करोगे ना। अब किसी को जो है वो किसी की चोरी हो गई है, तो फिर वो तो दूसरी बार अपनी चीजें संभाल के ही रखेगा, तो उसको एक्सपीरियंस हो गया ना। तो ये चीजें यहाँ पर संस्कार को बताती है, वो एक संस्कार गुण होता है। गुरुत्वादी यानी कि भौतिक गुण, जैसे कि गुरुत्व जो क्रिया को संचालित करता है, भौतिक गुण कौन से हो गए, ये वाले गुरुत्व वाले, गुरु लघु, ये सब भौतिक गुण। चेष्टा, चेष्टा यानी कि क्या, इन सभी प्रकारकों को उत्पन्न वास्तविक गतिविधि ही कर्म कहलाती है। उत्पन्न वास्तविक गतिविधि, इन सभी चीजों से जो है वो मूवमेंट जो भी क्रिएट होंगी, गतिविधि होंगी, जो भी चीजें इफेक्ट होंगी, जो क्रिएट होंगी, वो सारी क्या होती है, चेष्टा यानी कि कर्म गतिविधि कहलाती है। आ रही बात समझ में। हम जो है वो अभी यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है, 49 नंबर श्लोक तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे की चीजें जो है वो लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो हम आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। होप आपको समझ में आया हो। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे ही श्लोक आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आएंगे, ये संस्कृत में भी आएगा, ये जो है वो पीवी में भी आएगा, ठीक है, तो ये सारे चीजों में जो है वो आपको यूजफुल होगा, तो ये सारे जो श्लोक हैं वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। जो नहीं समझ में आ रहा है आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।